नमस्कार, मैं हूं आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यह एपिसोड नेता नगरी, जहां हम बात करेंगे अपने नेताओं से जो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं लोजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर। सुरभि ठाकुर जी, सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, पर सबसे पहला सवाल, सुरभि ठाकुर है कौन? वैसे तो पूरा बिहार जानता है कि सुरभि ठाकुर लोजपा प्रदेश प्रवक्ता है, चिराग पासवान की महिला ब्रिगेड सुरभि ठाकुर। पर वो राजनीति को छोड़ दे तो सुरभि ठाकुर कौन है, कहाँ से हैं? नोट किया। तो पहले तो नेता ना मैं भाई हूँ और ना मेरी आपका बनने की कोई इच्छा है। मैं ये कह रही हूँ कि नेता ना मैं हूँ और ना मेरी बनने की इच्छा है। भाई मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे साथी बनना है अपने लोगों का। हम बिहारी ही बिहार से बाहर जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, या फिर हमारे गांव समाज में या हमारे प्रदेश में ऐसे कई युवा, हमारे जैसे कई अभिलाषी लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जो समहाउ हमारी तरह बाहर जाना और एक अच्छी शिक्षा लेना ये सब करना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो बजाय इसके कि हम जैसा कोई जो आगे बढ़ गया है वो अपना लाइफस्टाइल जिए, देखिए उसमें कोई उसमें भी कोई गलती नहीं है। जो लोग ये चूज करते हैं वो उनका अपना चॉइस है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए कुछ करना था और मुझे कहीं ना कहीं बचपन से पता था कि मैं ये करके वापस आऊंगी, क्योंकि किसी को तो वापस आना पड़ेगा ना अपने लोगों के लिए। तो बस यही था कि मुझे वापस आना था और मैं वापस आ गई। आप और मैं आपको और थोड़ा और बता देती हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर के एक गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है मधुबनी पताही। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सबसे बड़ा फैक्टर जो उसके पीछे है वो मेरा परिवार है। बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं है हम, बहुत ही छोटा सा मिडिल क्लास परिवार है मेरा, जिसमें मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे चाचा है, छोटी मम्मी है, दादा है, दादी है, बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं। तो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती हूँ। और ये आज के दौर में हम लोग बैठे हैं, जब जब मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ था एक्चुअली में, तब 15-20 साल पहले की बात है, जब मेरे घर वालों ने ये सोचा था कि वो मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। जहां से मैं आती हूँ, जिस गांव से, वहां उस समय में मुझे लगता है एक ही दो परिवार के बच्चे बाहर पढ़ने मतलब गांव से मुजफ्फरपुर पढ़ने जाया करते थे। तो उनमें से एक मैं ये थी। और मेरे परिवार का जो प्यार है और सपोर्ट है वो मुझे वो बनाता है जो मैं हूं आज के डेट में। मेरी मम्मी से मैंने एक बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर, मेरी मम्मी मेरे लाइफ में रही, क्योंकि उनसे मैंने किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारना सीखा है। गांव में पैदा होने से तो वैसे भी कुछ कर जाने का हौसला विरासत में ही मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल। मम्मी ने मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना ये सिखाया। मेरे पापा, जिनको नारायण की भक्तू भाई, मैं नारायण के बाद मैं किसी को सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ तो वो मेरे पापा है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि अकेले आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी वजह से आपके चार लोगों का भला ना हो, आपके पास क्या है उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस सबके लिए जो स्नेह है ना मेरे अंदर, ये मेरे फादर ने मुझे दिया। बाकी सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहा। मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद और प्रेम ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं वो मेरी आदि शक्ति है। तीन तीन बड़े भाइयों का मार्गदर्शन मुझे है। उन तीनों की मतलब बड़े से बड़ी उलझन उन तीनों की बातों से ही सुलझ जाती है। ऐसा लगता है कि भाई जी ने ये कहा था और वो अप्लाई करके वो हो जाता है। तो वैसे बिल्कुल। मैं बहुत धनी हूँ। जी, वो नेता लोगों वाला धन नहीं है मेरे पास, लेकिन आम लोगों वाला धन बहुत है। मैं इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ। आप पहले सवाल से मुझे बहुत सारे जवाब मिले, आप कहाँ से हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब जो दूसरा सवाल है कि आप पहले सवाल में आपने बताया मधुबनी पताही से आप ताल्लुकात रखती है, मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव से। सुरभि ठाकुर अपने पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई में कैसी थी? क्या वो फर्स्ट बेंच पे बैठकर यस मैम यस सर, या फिर वो बैक बेंचर?
देखिए ये जो भी मेरे क्लास के साथी इस सवाल का जवाब सुनेंगे सिर्फ वही समझ पाएंगे कि भाई ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है। देखिए मैं ना बचपन से ही ऐसे टाइप की हूँ, आंदोलनकारी टाइप की ना। तो स्कूल में भी मतलब बच्चों के बच्चों से क्लैश होते थे, मेरे टीचर्स से क्लैश होते थे। मतलब मेरी जो लड़ाइयाँ होती थी वो टीचर्स से होती थी, और मेरे समर्थन में भी मेरे कुछ टीचर्स खड़े होते थे, मेरे अगेंस्ट में भी मेरे टीचर्स ही होते थे। तो बचपन में भी मैं लोगों से अलग थी। लोग मेरे बच्चे मेरे पास आते थे अपने ना समस्याओं को बताने के लिए। जहां तक रही पढ़ाई लिखाई में, तो मेरा जो रुझान है वो कभी से भी ना ऐसे मैथ्स और साइंस टाइप वाली पढ़ाई में नहीं रहा। मैं बुरी नहीं थी, मैं अच्छी थी। मीडियोकर भी नहीं कहूंगी, मैं एवर मीडियोकर थी। मेरे क्लास में मेरे टीचर्स को मुझ पे गर्व था, हालांकि मैं फर्स्ट बेंच पे कभी नहीं बैठा करती थी, लेकिन उन्हें गर्व था मुझ पे। इतना तो उनके हाव भाव से मुझे पता लगता ही था, या अब भी जब उनमें से कोई मिलता है तो वो गर्व दिखता है उनका। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहता था। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ना ये साइकोलॉजी सोशियोलॉजी टाइप बचपन से ही, पता नहीं यानी कोई कि तुक नहीं बनता था, लेकिन मैं। पढ़ाई में हाँ। आप बिल्कुल मेरी तरह। उस नहीं, उस टाइम भी मेरे से कोई पूछता था ना कि तुमको क्या बनना है, तो उस टाइम भी मेरे पास क्लियर कट आंसर होता था कि मुझे राजनीति करनी है। और अगर कोई ये पूछ लेता था कि राजनीति में कैसे जाओगी, तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे पता होता था कहीं ना कहीं। मैं उस टाइम पे लोगों को ये कहती थी कि जो अंदर हो गया वो बाहर भी हो जाएगा। इतनी जल्दी होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। खैर ये तो मेरे शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है मुझ में, लेकिन होगा ये मैंने सोच लिया था। बचपन से ही मुझे पता था। तो मुझे पता था कि ये मैथ साइंस सॉल्व करके मुझे कुछ मिलना नहीं है। अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं समाज के बारे में जानूं, मैं अपना इतिहास जानूं। तो बेसिकली मैं इस टाइप की स्टूडेंट थी। यानी कि सुरभि ठाकुर अपने शुरुआती दिनों से ही अब बड़ी लड़ाई लड़ती आ रही हैं। कह सकते हैं आप। बिल्कुल। मैं जिन सवालों पर आना चाहता था और मैं जहां जाना चाहता था वो दूसरे ही सवाल में आप वहां हमारी इस चर्चा को खींच के ले गई। पर मैं उस पर बाद में जाऊंगा, मैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से ही वहां पहुंचूंगा। एक और जी सवाल, आपके परिवार की महत्वाकांक्षा आपसे क्या थी? वह क्या चाहते थे? हर परिवार में होता है ना, अपने जी बच्चों से एक देखिए। महत्वाकांक्षा होती है कि अच्छा जी जी डॉक्टर हो जाए, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, नौकरी ले ले। वही तो कह रहे हैं। जी जी जी, सब पर आपका इसका रहता तो है माँ बाप को कि कितना अच्छा तुम्हारा करियर, पत्रकार थी, कमा रही थी, अच्छा लाइफस्टाइल था, क्यों छोड़ के आ गई, ये चीज रहता तो है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बचपन से बनाया ही ऐसा है। ये जो मैं खुद से चूज करती हूँ, जो फैसला लेती हूँ मैं, ये सिखाया मुझे मेरे परिवार वालों ने ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कभी कोई दबाव नहीं डाला मुझ पे। चाहे वो कोई भी फैसला हो मेरे जीवन का, हाँ उन्होंने सही गलत जरूर बताया है मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा ही समर्थन दिया है। खासकर मेरे पापा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। 10th तक मेरी पढ़ाई डीएवी से हुई है, डीएवी बखरी से। लेकिन 10th के बाद कुछ ऐसे हालात हो गए थे, मेरी मम्मी काफी बीमार उस दौर में चल रही थी, तो जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई स्कूल। तो मैंने बिहार बोर्ड से अपना 12th किया है। तो ये 2014 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मात्र 23% बच्चे सफल हुए थे, बाकियों की कॉपी गुम हो गए थे। बड़ा आंदोलन हुआ था, आप पीछे जाकर रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। तो ये उस साल की बात है। तो मेरा जो रिजल्ट आया था तो वो मेरे पापा खोल रहे थे। ठीक है, वो ऐसे टाइप के है, इज अ वेरी फ्रेंडली टू मी। तो मतलब मैं थोड़ी टेंशन में थी तो कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जिधर देखो सब फेल ही हो रहे हैं। मैं अचानक से उधर से इधर शिफ्ट किया था, इतना टाइम भी नहीं मिला था कि कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो। तो मेरा सेकेंड डिवीजन आया था उस टाइम पे, साइंस से, जो कि मेरा लेने का मन नहीं था, लेकिन ठीक है साइंस को कंटिन्यू करना था 12th तक। तो ऐसा कुछ हालात था, और बिहार बोर्ड ने तो खैर डुबा ही दिया। तो पापा ने सेकेंड डिवीजन देखा और वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे रिजल्ट उनका हो और मैं पिता की भूमिका में हूँ। बिल्कुल। उन्होंने उल्टा मुझे काम डाउन करना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ नहीं होता है, आप ऐसे इंटेलिजेंट हो, आप अपने बुद्धि पे जाओ। तो ऐसे रहे हैं वो हमेशा से, मेरा मतलब परिवार का साथ रहा है बस। ये कह बहुत ही तो अच्छा रही हूँ लगा कि सुन बहुत के कि लकी हूँ। आपके पिताजी के सारी बारे में हिम्मत, कि ये आपको सारी वह हिम्मत, ये सब कुछ
हाँ, वो हमेशा से उनको ये पता था कि ये ज्ञान जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि इंसान उसमें फंस जाए कि 52% मार्क्स क्यों आए, सेकंड डिवीजन क्यों आया। उनको कहीं ना कहीं मेरे में हमेशा से भरोसा था, और भगवान करे हमेशा बना भी रहे। बिल्कुल, जरूर बना रहेगा मैम। और आपसे एक और सवाल मेरा कि सुरभि ठाकुर अब अपने दोस्तों के साथ कैसी हैं? क्या वो लोजपा प्रवक्ता, वो नेता वाला था, या फिर वो दोस्त दोस्त ही हैं? चलो। अब देखिए, चूंकि हम आपको बताएं कि हम स्कूल से ही अलग थलग से रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दोस्त मेरे है भी नहीं। बहुत ज्यादा क्या, मेरे दोस्त है ही नहीं एक्चुअली। मतलब मैं थोड़ा अपने जनरेशन से अलग टाइप की हूँ। मेरा लाइफ कभी से वैसा नहीं रहा है कि 5 लोगों में उठना बैठना है या एक मिनट मैम, आपका डर। शायद नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से आप बोलिए। हाँ बोलिए मैम, आप अपनी बात रखिए। बोलूं? हाँ। हम्म। तो ऐसे लोग नहीं है, पार्टी चिल करने वाले टाइप लोग मेरे जीवन में है ही नहीं। कभी मेरा मतलब हम्म। आमना सामना तो हुआ, लेकिन कभी हम्म। उठना बैठना नहीं हुआ ऐसे लोगों के साथ। वो लोग मुझे बेसिकली दादी वादी टाइप से बुलाते थे। दिल्ली में, जैसे कि मेरा कॉलेज टाइम दिल्ली में बीता है, तो दिल्ली वालों को खासकर मेरे से रहता था कि भाई तू क्या लड़की है, मतलब ऐसे मत रहा कर। वो मेरे लिए कंसर्न फील करते थे, उनको लगता था कि कहीं डिप्रेस तो नहीं है, तो ऐसा टाइप से। लेकिन हाँ, 2-4 लोग जो मेरे जीवन में है, वो मिला जुला के मेरे टाइप के ही हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे की लाइफ को डिस्कस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, बस। दिल्ली में, आपने दिल्ली का जिक्र किया, आप दिल्ली में कौन सी कॉलेज से हैं? जी, आईपीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज है, कस्तूरी राम। तो मैं बेसिकली अच्छा। कस्तूरी राम पास आउट हूँ, 2018 बैच। हाँ जी, हम्म। आईपीयू यूनिवर्सिटी। ओके ओके मैम। मैम, आज बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति, उसमें बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन बहुत ऐसी कम सी महिलाएं हैं जिनका कुछ बैकग्राउंड ना रहा हो। आज भी बहुत सी महिलाएं हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन उनके पीछे उनके भाई हो, बेटे हो, या फिर उनके पति का हाथ होता है, उन्हें आगे कर देते हैं। राइट। आपसे मैं राइट। बात कर रहा हूँ, और मैं जो जवाब चाह रहा था वहाँ आपसे ही मिल रहा है। सुरभि ठाकुर उसका एक उदाहरण है कि आपका शुरू से ही मन था कि हमें राजनीति करनी है, तो आप तो आ गई, पर आप जैसे और भी महिलाएं, लड़कियां जो राजनीति में आना चाहती हैं, वो कैसे आएंगी? जी देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि जिन तैरन तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन दड़ा रहा किनारे बैठ। कहने का मतलब है कि जो जब तक गोता नहीं लगाओगे, तैरोगे नहीं, तब तक पार नहीं पाओगे भैया। घर में बैठे अगर तुम ये सोचते रहोगे, पुरुष हो या महिला हो, सबके सबके संदर्भ में मैं ये बात कह रही हूँ कि कोई भी डूब जाऊंगा इस डर से अगर कहीं बैठा हुआ है, तो तो करने आई है अपना। मैं यहाँ लौटी हूँ यही तो समझाने लौटी हूँ कि हमारे अंदर कुछ हम्म। ऐसा अलग से भगवान नहीं देकर भेजे हैं। जो आप में बिल्कुल। है वही हम में भी है। आप बिल्कुल। अपने हिम्मत को जोड़ के खड़े तो होइए, सब हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा क्या है बिल्कुल। जग में जो इंसान चाहे और कर ना पाए? पर बस वहां यही मैम, है कि एक हाँ, थोड़ा एक डर चीज तो। वहां एक चीज वहां अलग चीज होती है। आपके परिवार वाले हमेशा आपके सपोर्ट रहे, आप जो करना चाहती थी उन पर वो हमेशा आपका साथ देती रही। पर सभी के परिवार वाले वैसे नहीं होते हैं जो समर्थन दें, जैसे देखिए, आपने अपने इंटरव्यू पिताजी के बारे मेरा में जिक्र किया। हाँ जी, मैं आपके जी 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 मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। ये इंटरव्यू मेरा था, लेकिन इंटेंशनली मैंने मेरे परिवार के लोगों को और उनका मुझसे क्या संबंध है, किस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, ये इंटेंशनली मैंने बताया, ताकि इससे ऐसे कई परिवार हैं जो अपने हम्म। बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें आगे हम्म। बढ़ने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं। हम्म। उन्हें भी ऐसा लगे कि भाई हम्म। इसी बिहार हम्म। के एक छोटे से गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने बेटे हम्म। छोड़िए बेटी को ऐसा हिम्मत देता है कि वो आज के डेट में पूरे प्रदेश की आवाज बनने को तैयार है। आज के डेट में वो पूरे प्रदेश को अपना मानती है। अब प्रदेश मुझे अपना मानेगी या नहीं मानेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं अपने दिलो जान से मेरे प्रदेश को अपना मान चुकी हूँ। और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि अब मुझे ये प्रदेश अपना मान ले। तो ये एक सीख है लोगों के लिए। हम्म। मैं चाहती हूँ कि मैं हम्म। संघर्ष बहुत टफ हम्म। था, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आसान था
मेरे लिए भी हम्म। बहुत तरह की बातें मेरी मेरे कानों ने भी सुनी है, हम्म। मेरे माँ बाप ने सुनी है मेरे बारे में। क्योंकि हम्म। समाज तो वही है, परिवार अलग हो सकता है लेकिन समाज तो अलग नहीं होता है। तो टफ होता है, थोड़ा बहुत झेलिए, लेकिन अपने बच्चों में विश्वास कीजिए, आपके बच्चे हम्म। आपको गर्व का कारण जरूर देंगे। हम्म। हम यानी कि आपने प्रदेश को अपना लिया है, वो आगे वाला समय बताएगा कि आपको प्रदेश अपनाता है या नहीं अपनाता है। ठीक है मैम। वही वह मुझे तो समय। विश्वास है कि ये प्रदेश मुझे नहीं ठुकराएगी। काहे कि हम फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वाले नेता तो है नहीं, हम तो एक झोला उठा के चले हैं। अब उस झोला में सिर्फ लोगों की ही बात है, तो कब तक ठुकराएगी, आज न कल बिल्कुल। अपनाएगी, विश्वास है, आप पूरा विश्वास है। आत्मविश्वास बना आप आत्मविश्वास बनाए रखें। आपको प्रदेश जरूर मौका आने पर, जब कभी भी प्रदेश खुलेगा, आपको जरूर अपनाएगी प्रदेश। अब हमें आप यह बताएं मैम कि पढ़ने लिखने वाली बच्ची, इतनी ठाठ वाली, जो कि हमेशा से बड़ी लड़ाई लड़ती आ रही हो, तो फिर ये जिंदाबाद, ये नारे लगाने वाले चीज में राजनीतिक में एंट्री कैसे हो गई? वह मधुबनी पताही से लेकर श्री कृष्णापुरी आवास तक का सफर कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छा किया आप पूछ लिए। हमेशा से हमको पॉलिटिक्स में जाना था, और कभी सोचे नहीं थे कि लोजपा तो कभी मतलब था ही नहीं, लोजपा क्या कोई भी पार्टी ऐसा दिमाग में नहीं थी। अक्सर इस सवाल पे मैं फंस जाया करती थी कॉलेज टाइम में, जब बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था पत्रकारिता के दौरान। तो अक्सर मैं फंस जाया करती थी इस सवाल पे, अंततः मुझे ये कहना पड़ता था कि वो समय बताएगा कि मैं कौन सी पार्टी को ज्वाइन करूंगी या फिर मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी। तो लोग कहते थे आसान नहीं होगा, तुम बिखर जाओगी ये वो, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान मैं सीतामढ़ी गई थी गुड्डी गुड्डी चौधरी जी का इंटरव्यू लेने। तो वहां पे उन्होंने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट दिया। अपनी गाड़ी में वापस आते समय जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उससे पहले चिराग पासवान जी की कोई खास छवि नहीं थी मेरे मन में, ना उनकी राजनीति को लेकर मैं सीरियस थी, मैं उनको और उनके पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली तब नहीं देखा करती थी। लेकिन वो विजन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि सच में कोई इतनी सीरियसली मेरे बिहार के बारे में सोच रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मैं इनको सही से जानती नहीं हूँ या मैंने जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अगर ये नेता ऐसा सोच रहा है मेरे प्रदेश के बारे में तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी एक बार। तब मैंने अपनी टीम को कहा कि हम चिराग पासवान जी का इंटरव्यू लेंगे। तो मेरी टीम ने मेरे पे हंस दिया कि आप, उस टाइम 1700 फॉलोअर हुआ करते थे मेरे चैनल के बस। तो वो लोग हंस दिए कि आप कुछ भी बोल देती है मैम, कि आप सोचती नहीं है। तो हम बोले कि नहीं यार, लेंगे। और हम सीधा गए वहां से, मुजफ्फरपुर में रैली थी चिराग जी की, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था ले पाना इंटरव्यू। समहाउ हम एक दिन पटना पे सड़क पे बिताए, जितना शक्ति था सब झोंक दिए कि कैसे भी इंटरव्यू अरेंज हो जाए। तो मुजफ्फरपुर में मुझे सौरभ पांडे मिले थे, सौरभ भाई हम्म। जिनको मैं आज कहती सौरभ हूँ। पांडे तो काफी सौरभ, सुर्खियों में है हाँ वो। हाँ जी, तो हाँ जी, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके आके वहां पे इंटरव्यू ले लेना। तो जब मैं वहां पे पहुंची, तब उस दिन चिराग जी का बर्थडे था, और चूंकि वो उड़ के आए थे और मैं सड़क से आई थी तो मैं थोड़ा देर हो गई, तो उस दिन मेरा मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। अब आप जानते हैं पत्रकार का खून खौलता है तो कैसे खौलता है, अब वो तो उस टाइम सोचता नहीं है, उसको तो उसका बिल्कुल। काम बिगड़ता हुआ दिख रहा होता है। तो मुझे भी लगा कि भाई इतनी दूर बुला के ऐसे कैसे इंटरव्यू नहीं देंगे, तो थोड़ा बहुत ना झड़प नहीं कहेंगे, वो एक स्वीट लड़ाई टाइप की मेरी सौरभ भाई से हो गई, और उसी लड़ाई की वजह से मुझे वो इंटरव्यू भी मिला। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जुनून को देख के इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, कि तुम्हारे जैसे पत्रकार नहीं देखे। और उस दिन उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि ये, इसके अंदर कुछ है, कोई लीडरशिप क्वालिटी है और इसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म मुझे आज की डेट में मिला है, ये सौरभ पांडे की वजह से मिला है, और ऑब्वियसली मेरे शीर्ष नेतृत्व, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो भरोसा मुझ में उन्होंने दिखाया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ बस कि उस भरोसे को मैं दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाती रहूं, क्योंकि मुझे उस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ के उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व दिखा जो कहीं ना कहीं बिहार को इस बदहाली से खींच के बाहर निकालेगा। और मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं उसी व्यक्तित्व के साथ बस खड़ी हूँ जिसमें मुझे वो बात दिखी है, बिहार को बदलना।
उनके अंदर वो क्षमता है। इनफैक्ट इंटरव्यू के दौरान भी इतनी सहजता से उन्होंने कुछ सवाल का जवाब दिया कि उनकी जो छवि थी मेरे मन में वो उस दिन के बाद से बदल गई। मैं उनको इतने सीरियसली देखने लगी कि आज के डेट में मैं उनको नेता मानती हूँ। नेता क्या, वो इतने इंस्पायरिंग कैरेक्टर है आज के डेट में कि उनको गुरु भी कहा जा सकता है। तो ये मेरी कहानी है, पत्रकार से माइक के इस तरफ से माइक के उस तरफ की कहानी ये मैम, है। आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, उस वक्त आप कौन से पत्रकारिता संस्थान के साथ काम कर रही थी? जी उससे जस्ट पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज में थी, लेकिन उसी टाइम मैंने अपना चैनल शुरू किया था विच गोज बाय द नेम ब्रह्मास्त्र, जो एक यूट्यूब पोर्टल है अच्छा, हाँ, मैंने जिसको अब देखा मैं था। चलाने, हाँ। हाँ जी, तो वो ब्रह्मास्त्र के लिए वो इंटरव्यू था। अच्छा, ठीक है मैम। तो आप हमें अब यह बताइए कि आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, बच्चे जब कभी भी बात आती है ना कुछ बनने की, कुछ करने की जीवन में, तो वो अक्सर कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या फिर टीचर बनना है। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पेरेंट्स, कोई बच्चा यह क्यों नहीं बोलता कि हमें अपने क्षेत्र का विधायक बनना है, सांसद बनना है, या फिर देश का प्रधानमंत्री बनना है? क्या यह हमारे यहाँ की गिरती हुई राजनीति हम्म। का, और यह इस पर सोचना चाहिए मैम। नहीं, ये हमारे यहाँ की बात नहीं है भाई, आप पूरे देश में देख लीजिए ना। मैं देश की ही आप बात कर रहा हूँ। आप विदेशों एक, में देख, हाँ आपने विदेशों जिस में तरह का देखते होंगे कहानी कि सुनाया, 25 की उम्र में। हाँ। आपने जिस तरह का कहानी सुनाया, इसलिए हमें लगा कि आपसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए। आप तो आ गई, पर आज समाज में इसकी कमी खलती है। आज क्यों नहीं लोग बोलते हैं कि हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है? और जब कभी भी राजनीति की बात आती है तो यह आम सा बन गया है कि लोग बोलते हैं, अरे भाई यहाँ की राजनीति तो बहुत गंदी है। तो ये थोड़े से गंभीर देखिए, सवाल है। ये सवाल देखिए, इसका जवाब बहुत पेचीदा है। ये समय के साथ हुआ है, ये जो सोच विकसित हुई है समाज में, ये समय के साथ हुआ है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज नए पर कोई 25 साल की लड़की राजनीति में आई है। आप इतिहास देखेंगे, आप इतने सारे आंदोलन हुए हैं उसमें, मतलब क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई युवा राजनीति में आया है। मतलब ये सोच थी पहले समाज में, और बीच में किसी कारणवश गायब हो गई है, तो धीरे धीरे सोच को बदलेंगे ना भाई, इसीलिए तो शुरू किया है ये सब, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, आज के डेट में ये देखने को तो मिलता है कि ये हंसी का पात्र होता है। खासकर वही मैं कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि मेरे पापा के बारे में जब भी कोई मेरे से सवाल करता है तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि 25 साल की बेटी नहीं, 25 साल का बेटा किसी का अपने बाप को जाके ये कह सकता है कि मुझे राजनीति करनी है, और उसका बाप खुशी खुशी कह सकता है कि चलो करो, हम तुम्हारे साथ है। इनफैक्ट हम सोच भी रहे थे एक मिनट को, मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि बचपन से तो आपको यही करना था, तो अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं, चलिए हम आपके साथ है। तो ये सब कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत लगती है। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन उसी के बिल्कुल। साथ राजनीति ही नहीं, खेल कूद, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें बहुत सारा एक्सपोजर है। लेकिन आज के डेट में बिहार में पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब बिहार चुनाव के दौरान ही ईशान किशन के माता पिता से मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत हुई, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनकी भी यही कहानी है कि वो ईशान जब लिखने पढ़ने को कहा जाता था तो वो अपने कॉपी पे क्या कहते हैं, प्लेग्राउंड बनाते थे, वो उसको नापते थे कि कहाँ से क्या है। तो इस तरह से वो करते थे, और बाद में उनके माता पिता को भी समझ आया कि इसका इंटरेस्ट इसी में है। तो जामे रस बना रहे वही काम कीजिए, ठीक है। तो अपने बिल्कुल। बच्चों का रस देखिए कि उनका रस किसमें है, और उस दिशा में उनको अग्रसर होने दीजिए, क्योंकि जो चीज आदमी मन से करता है ना वो बेस्ट करता है। यानी कि बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए, यानी कि वह क्या करना चाहता है उन्हें उन पर बिल्कुल, छोड़िए। आप ही की परवरिश है ना, अपनी परवरिश पे भरोसा कीजिए। बिल्कुल। अभी तक की साथ चर्चा में मत आप, छोड़िए उनका, लेकिन उन पे भरोसा कीजिए। जी। अभी तक की चर्चा में आपने जो भी कहा, मैं आपके पिताजी से बड़ा इम्प्रेस हुआ। बड़े ही अच्छे इंसान। और ऐसा ऐसा होता नहीं है सब, आप एक लड़की और आपको ऐसे पिताजी मिले, ऐसा लड़कों के साथ भी नहीं होता है। बहुत सारे लड़के आज भी परेशान होते हैं कि भाई साहब क्या बोलना है, पापा को जवाब देना है, ये बोले या ना बोले। नहीं तो मेरे लेकिन पापा मेरे भाई जी के साथ भी ऐसे ही है, और घर के बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे ही है वो। मुझे लगता है जितने वो मेरे फेवरेट है उतने ही सबके हैं। बिल्कुल।
आज मैं भी इम्प्रेस हो रहा हूँ उनकी कहानियां सुन सुन के। मैम ऐसा नहीं है, आप मैं मेरी मम्मी से भी मिलेंगे तो वो भी काफी इंस्पायरिंग लेडी है। मतलब ये जो बिल्कुल। हिम्मत आता है ना, ये जो मेरी आवाज है, ये उन्हीं से आती है। ये जो शक्ति का रूप है ना मेरा, ये रूप मम्मी दी है। हम्म, बिल्कुल मैम। मैंने जब ये सब शुरू किया इंटरव्यू वगैरह लेने का, तो मैंने सोचा था इंटरव्यू, लेकिन मेरा एक कंसेप्ट है कि ये राजनीति में थोड़ी सी पॉलिटिक्स में कम जाना, और जिनसे भी बात हो तो उनसे चर्चा में ऐसी चीजें हों जो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव मैसेज जाए, ना कि बस कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, अगली चुनाव कब है। तो अभी जी, तक बहुत अच्छा लगा ना मुझे। यही तो मैं कह रही हूँ कि आज तक किसी ने भी मुझे इस तरीके से बुलाया नहीं कहीं इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि आपसे मैं बात जरूर करूंगी, क्योंकि मैं भी बताना चाहती हूँ। अब अगर प्रदेश को अपना बनाया है तो अपनी बात क्या छुपाना किसी से। लोग बिल्कुल मुझे जानेंगे, तभी तो मुझे अपनाएंगे, और इसी बहाने मुझे भी लोगों से जुड़ने का। आप ही से कॉपी करने वाली हूँ मैं। आज ही मेरे अभी इंटरव्यू के दौरान ख्याल आया है कि क्यों ना मैं भी लाइव जाना शुरू करूँ। काफी लोगों के मन में मेरे बारे में काफी सवाल होंगे, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं शायद, तो क्यों ना मैं खुद ही बता दूं। बिल्कुल मैम। और मैं जो ढूंढना चाह रहा था आपके साथ बातचीत में, वह मिला भी। आपकी जो स्टोरी है वो बिहार के करोड़ों बच्चों को अब बहुत इंस्पायर करेंगे, और वह भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी प्राथमिकता कम होती है कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन आज एलजेपी बिहार में जिस भूमिका में है तो उसमें जाना तो बनता है। इसलिए मैं अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ जाऊंगा, और आपके पार्टी से जुड़े सवालों के बारे में भी आपसे सवाल करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि अब लोजपा रामविलास पासवान हो गई है, आपके नेता लोजपा जिस वजह से जानी जाती थी पहले, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जाने जाते थे कि उनके भाई सभी इकट्ठे सब रहते थे। और ऐसा देखने को नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मुलायम सिंह यादव से उनके भाई अलग, शिवपाल यादव अपनी पार्टी बना लिए, लेकिन अब तक आप लोग साथ थे। यह पार्टी जब टूट गई उसके बाद आपके पार्टी का रास्ता क्या है? हमारे पार्टी का रास्ता कहाँ बदला है। हमारे पार्टी का रास्ता तब भी बिहार के लिए संघर्ष था, अब भी बिहार के लिए संघर्ष है। हम तब भी बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते थे, हम आज भी बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। देखिए, जब कोई संघर्ष की राह पर निकलता है तो कुछ लोग आते भी हैं और कुछ लोग जाते भी हैं, लेकिन उससे संघर्ष खत्म नहीं होता है। संघर्ष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं इस अहंकार में रहूं कि जो है सुरभि ठाकुर ही है, क्या यह संघर्ष सुरभि ठाकुर का है? नहीं, ये संघर्ष बिहारियों का है। सुरभि ठाकुर नहीं करेगी, कोई और करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उद्देश्य बदला है, कोई रास्ता बदला है। पहले भी ये उद्देश्य था, आज भी ये उद्देश्य है। और देखिए, हमारे नेता अक्सर कहते हैं ना कि बिहार पे राज करने की राजनीति करनी नहीं है, हमें बिहार पे नाज करना है। अगर बिल्कुल उन्हें इतना ही लोभ होता तो वो, जैसे लोग कहते हैं ना कि बेवकूफी भरा निर्णय। अरे हम समझते हैं भैया, हमें संघर्ष ही करना है, हमने स्वेच्छा से चुना है, क्योंकि अब बिहारियों के लिए संघर्ष मैं तो नाच से करती हूँ, और मेरे नेता भी नाच से कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी का साथ छोड़ के या किसी के साथ जुड़ के कोई बेवकूफी की है या कोई अच्छाई की है। उन्हें संघर्ष करना है, और वो अपनी संघर्ष की सफलता से खुश होते हैं। और जिस दिन बिहार को इस बदहाली से बाहर निकालेंगे, उस दिन लोगों को पता भी चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, और यह देखना भी है कि यह हम लोगों को कब पता चलता है और हम यह कब महसूस करते हैं। ठीक है मैम, लेकिन अब एक तक और अगर सवाल। आप नहीं कर रहे हैं तो अब तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल, हमें लग रहा है कि मैं जल्दी करना शुरू कर दूंगा। जी, एक और और सवाल। एक छोटा सा मैसेज, हाँ कहिए। आप बोलिए मैम, आप क्या बोलना चाह रही नहीं, मैं तो कंक्लूड कर रही थी। एक मुझे लगा हो गया है, काफी लंबा हो रहा है। बोलिए, सवाल बोलिए आप। थी? मैं यह पूछ रहा था कि लोजपा, जब यह पार्टी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला होता, ये सब अचानक हुआ। उस वक्त पार्टी हम्म। कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल बन गया जब यह खबर आया तो? देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में ऑब्वियसली अच्छा माहौल नहीं था। उस वक्त हम लोग भी थोड़ा चिंतित हुए थे। चिंतित इसलिए नहीं हुए थे कि पार्टी टूट गई है या संगठन टूट गया है। ये परिवार ऐसा है कि ये टूटेगा नहीं कभी। अब मैं किसी के व्यक्तिगत परिवार की बात नहीं कर रही, ये जो हमारा परिवार है, ये जो संघर्षशील युवाओं का परिवार है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। लेकिन चिंता इस बात की थी कि हमारे नेता एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि जब तुरंत ही उनके पिता का निधन हुआ था, और वो
काफी हद तक अपने चाचा को ही अब सब कुछ मानकर चलने को तैयार थे। अचानक से ऐसा कर देना, एक तरह से उनके सर से हाथ उठा लेना, तो काफी शैटर्ड थे वो, तो उसको लेकर हम लोग काफी शैटर्ड थे। लेकिन पार्टी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि संघर्ष अकेले ही शुरू होता है और लोग आते जाते रहते हैं। तो यही बात थी बस। और धीरे धीरे हमने उस चीज को दिखा भी दिया लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, हम उतनी मजबूती से आज भी खड़े हैं। मैम, हमारे पास आखिरी के 2 सवाल हैं, बस 2 सवाल के बाद मैं खत्म करूंगा। एक सवाल मेरा यह है कि आपके नेता चिराग पासवान अक्सर बिहार सरकार पर हमलावर रहते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ हमेशा हमला करते रहते हैं, लेकिन उसी बिहार सरकार में सहयोगी दल भाजपा के लिए वो नरम क्यों पड़ जाते हैं? सबसे सरकार के पहले तो हिस्सेदार मैं तो वह खंडन भी कर हैं। देती हूँ। सबसे पहले तो मैं खंडन कर देती हूँ, अगर आप मेरे वक्तव्य को सुनेंगे तो मैं अक्सर बीजेपी के बारे में भी बोलती हूँ। ऐसा मेरा कोई पर्सनल किसी से नहीं है, कोई कोई जदयू को टारगेट करके नहीं बोलना, कोई बीजेपी को टारगेट करके नहीं बोलना, या किसी और दल को नहीं। लेकिन जहां जो कमजोर पड़ रहा है वहां उसकी कमजोरी को उजागर करना भी आवश्यक है। अब जैसे कि ये शेल्टर होम वाले केस में मैंने बीजेपी से भी सवाल किया था। मैं, ऐसा नहीं है, इस चीज का मैं खंडन करती हूँ। अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ बिहार के हित में बात करते हैं, और बिहार का अहित जहां भी होता है वहां पर हम उसको उजागर करने का चीज की बात करते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा अब आप कहेंगे कि हम नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिहार के मुखिया हैं, और वो एक ऐसे मुखिया हैं जिनकी छवि कैसी है वो किसी से छुपा नहीं है। वो अपने फैसले खुद ही लेते हैं, उनके साथ 4-5 लोग जो बैठते हैं उनको भी खबर नहीं होती है कि ये क्या कर देंगे। उनके मंत्रिमंडल तक को ये सूचना नहीं होती है कि नीतीश कुमार जी का अगला कदम क्या होगा। तो ऐसे हालात में ऑब्वियसली मुखिया को ही दोष दिया जाएगा ना। परिवार का बिल्कुल। जो सबसे बड़ा होता है, परिवार की गलती तो उसी को सुनना पड़ता है ना। बिल्कुल। ठीक है अगर मैम, मेरा भाजपा का कोई मुख्यमंत्री, अगर भाजपा से कोई मुख्यमंत्री होते तो आज की डेट में हम उनके खिलाफ होते। और हम किसी के व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं बोलते, हम नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। आप बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके नेता भी अक्सर कहते रहते हैं कि हमें बिहार से मोहब्बत है, मैं बिहार का दीवाना हूँ। ठीक है, देखते हैं अब यह बिहार जिसके लिए बिहार दीवाना, आप देखते हैं यह बिहार जो है कब एक्सेप्ट करता है आपके नेता और आपको। मेरा आखिरी सवाल आपसे, लोक जनशक्ति पार्टी की यह खासियत कहें या नाकामी। आज मैं सुबह सुबह आज मैं अपने दादाजी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। हम लोगों का ऐसा होता रहता है कि जब कभी अखबार आया तो चर्चा होने लगती है किसी भी इशू पे, तो डिबेट हम्म। छेड़ा जाता है। हम्म। तो मैं आज दादाजी के हम्म। साथ बात कर रहा था, तो आपके बिहार बचाओ मार्च के को लेकर मैंने उनसे कहा कि अब लग रहा है कि चिराग पासवान अपना सियासी जमीन बिहार में बना रहे, और वह अब ये छोटी ये 6-7 सीटों से खुश नहीं होने वाले। अब हमें लग रहा है कि वह खुद की लड़ाई अकेले लड़ेंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर दिखेंगे नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि हाँ, यह बात वाकई में हकीकत है। और मैं अपनी क्षेत्र की बात बताऊं, मैं समस्तीपुर जिले से ताल्लुकात रखता हूं। मुझे पता भी नहीं है कि हमारे समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष या फिर हमारे प्रखंड अध्यक्ष कौन है। और यह हकीकत है आपकी पार्टी की कि आपके कार्यकर्ता क्षेत्र हाँ, में दिखते देखिए, नहीं इस चुनाव से पहले। देखिए मैं इसका जवाब आपको देती हूँ। आज से पहले क्या हुआ करता था वो हमारी कार्यशैली नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में काफी हद तक पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें बदलाव आए हैं। और अगर आपको नहीं पता है आपके समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष कौन है, तो सूची जारी हो चुकी है, आप जाकर उसको पढ़ लें, हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस में भी दी गई थी। तो और काफी जगहों पे जैसे आपने कहा प्रखंड अध्यक्ष, तो चूंकि पार्टी एक ऐसे दौर से गुजरी है जहां पर नो डाउट चीजों में बदलाव हुई है, मतलब आंतरिक जो कार्यशैली है उसमें बदलाव हुई है। क्योंकि पहले की जो कार्यशैली थी वो पार्टी की, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिशा में पार्टी को नहीं चाहते थे। वो एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में पार्टी को चाहते थे। तो धीरे धीरे इसी नई ऊर्जा और नई दिशा में पार्टी को ले जाया जा रहा है, और हर जगह कमेटी एक्सपेंड हो रही है। आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रभारी बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी की नियुक्ति हो रही है। तो पार्टी का जो ये एक्सपेंशन है वो जारी है, और काफी हद तक ये हो भी चुका है।
है। और जल्द ही, मैं खुद जब पत्रकार थी और जब मैं लोगों से सवाल किया करती थी चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव, तो लोग हर चीज में चिराग पासवान को कंसीडर करते थे, लेकिन एक चीज में कहते थे कि उनका प्रेजेंस नहीं है, उन तक पहुंचना मुश्किल है। इसी इसी चीज को खत्म करने हम लोग आज निकले हैं। और ये बहुत जल्द, ये जो कंप्लेन है, जो कि आज की डेट में मेरे नेता खुद ही कहीं ना कहीं खत्म कर चुके हैं, हर जगह वो पहुंच रहे हैं, जहां भी उन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे गर्व है मैं उन वो पे, देख भी रहा हूँ। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं जी। तो वैसा ही हम लोग भी करने जा रहे हैं कि अब कोई ये ना कहे कि वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि ना पहुंचने की वजह से ही ये जो दिक्कतें होती हैं, और कहीं ना कहीं एब्सेंट रहना किसी भी राजनेता के लिए ठीक नहीं है। उन्हें हमेशा अपनी जनता के बीच होना चाहिए, और ये चीज आज की डेट में चिराग पासवान करके दिखा रहे हैं। तो दादाजी को कहिएगा मेरी तरफ से कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चे हैं आप लोगों की, देखिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी दादाजी हमारे बिहार में है, जितने भी हमारे भाई बहन है, जितने भी हम हमारी तरफ देखने वाले लोग हैं, उन सबसे वादा है हमारा कि हम पहुंचेंगे आप तक। आप घबराइए मत, आप बस इस संघर्ष में अपना प्यार और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। बिल्कुल, मैं अपने दादाजी को बताऊंगा और आपकी इस वीडियो को दिखाऊंगा भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कार्यकर्ता हमारे प्रखंड में, हमारे जिले में, पूरे बिहार वर्ष में दिखे, क्योंकि यह हमारा लोकतंत्र, खूबसूरत लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है कि हर सत्ता के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष हो, जो कि हमारे लोकतंत्र को और भी खूबसूरत बनाता है। सुरभि जी, और आपने हमें इस लाइव सेशन के लिए इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ धन्यवाद जानने की को भी कोई मिला। बात नहीं है, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप ही का समय है, आप जितना मर्जी लें। बिल्कुल। और चलिए, आपसे बहुत हम बहुत हमको कुछ भी बहुत अच्छा लगा जानकर, इस आपसे जानकर बहुत कुछ खुशी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बस दर्शक एक लाइव पर देख रहे हैं। एक चीज हम आपके माध्यम से जितने भी लोग हमें ये सुनने वाले हैं उनको कहते बिल्कुल हैं बोलिए। कि देखिए, कोई अकेले नहीं है आप में, हम सबके साथ हैं। हमको नहीं पता मेरे साथ कौन है नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम सबके साथ हैं, इस चीज को हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो घबराना नहीं है, ना किसी बच्चे को, ना किसी माँ बाप को। विश्वास अपने बिल्कुल आप में जगाना है, और बस जब भी लगे बिल्कुल अकेले हैं तो मेरा नाम तो जरूर ले लीजिएगा, सुरभि बिल्कुल ठाकुर तो बिल्कुल आपके साथ है ही है, कोई बिल्कुल। है मैं या ना है। आपके आज के बस लाइव सेशन में हमें पता चला आपके बारे में, तो हमें लगा कि हाँ, आप उदाहरण देने लायक एक शख्स हैं बिहार में, जो उदाहरण दे सकती हैं कि देखो भाई सुरभि ठाकुर वो कैसे कर रही बस हैं। बस आपसे बात धन्यवाद। करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बहुत जल्द मिलकर भी, मुखातिब होकर आपका इंटरव्यू लूं। धन्यवाद, थैंक यू मैम। जी, कभी भी, कभी भी। थैंक यू। थैंक यू।